नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th क्लास की फिजिक्स। 12th क्लास की फिजिक्स का अपन एक पहले वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में अपन ने सिलेबस का जिक्र किया था। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट। जो अपना फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम अपन यहाँ लिखेंगे, उसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। देखो, नाम से पता चलता है स्थिर विद्युतिकी, मतलब ये तो हमारे पास में एक उसकी पोजीशन है। विद्युतिकी जो शब्द है, विद्युतिकी शब्द क्या है? अपने फिजिक्स की एक ब्रांच है। अपने जो फिजिक्स की ब्रांच है उसमें हम लोग यहां देखते हैं कि जो भौतिक जो आप लोगों के भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान की जो विद्युतिकी एक शाखा है, इस शाखा में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? आवेश का। अब आवेश क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आवेश है क्या चीज? आवेश एक कारक है। किसी भी पदार्थ का, हम लोग कोई भी पदार्थ ले लें, उस पदार्थ का गुण होता है यह आवेश। अब यहां विद्युतिकी से पहले एक शब्द लगा हुआ आप लोग की स्थिर। हमारे पास में जो ये विद्युतिकी है, जो विद्युतिकी हमारे भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आप लोग के स्थिर विद्युतिकी और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं गतिक विद्युतिकी। दूसरा पार्ट कौन सा है? गतिक विद्युतिकी। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग विद्युतिकी में किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का। इसका मतलब इसमें भी आवेश का अध्ययन होगा, इसमें भी आवेश का अध्ययन होगा, लेकिन ये स्थिर अवस्था से संबंधित है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ये आप लोग के गतिक अवस्था है। यहां हम लोग बात करेंगे ये जो आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तो ये एक शाखा है स्थिर विद्युतिकी और दूसरी है गतिक विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं स्थिर आवेश का। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का। मतलब जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो क्या क्रियाएं होती है, किस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे होती है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरी आप लोग की गतिक विद्युतिकी। गतिक विद्युतिकी की अपन बात करें तो इसका मतलब जो आवेश होता है, ये आवेश कौन सी अवस्था में होता है? गतिक अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। अब आप लोगों को पता है गतिशील जो अवस्था होती है, इस गतिशील अवस्था में क्या स्थिति बनती है? गतिशील अवस्था के कारण क्या उत्पन्न होता है और स्थिर अवस्था के कारण क्या उत्पन्न होता है? अब हमारे पास में सबसे पहली चीज ये है कि स्थिर, यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो होता है, तो हमारे पास में बनता है विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और जब ये गतिशील अवस्था में होता है, कौन? आवेश, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं गतिशील आवेश। जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो बनता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये तो आप लोग के जनरल सा मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया। अब अपन बात करते हैं आवेश की। चलो अपन पॉइंट ले लेते हैं अपना आवेश। आप लोगों के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, स्थिर विद्युतिकी है, मान लो कि विद्युतिकी जो अपने एक शाखा है, उसमें हम लोग संपूर्ण रूप से आवेश का अध्ययन करेंगे। आवेश गति करता है तो क्या होता है? आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो क्या होता है? आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है? किस चीज को हम लोग आवेश कहते हैं? तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे यहां पे आवेश का। तो अपना पहला पॉइंट क्या है? आवेश। सबसे पहली चीज तो अपन ये देखें कि आवेश क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आवेश एक कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। अब देखो, अपन ये मानते हैं कि अपनी जो साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अभी कुछ ही ये अपने 150 वर्ष में ही आई होगी। पहले तो साइंस थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन ये गलत है। अपनी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो साइंस है, ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता था, उसका अनुप्रयोग नहीं हो पाता था, इसीलिए हमारे काम में नहीं आती थी। आजकल क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई,
प्रत्येक चीज को टेक्नोलॉजी के रूप में काम में लेने लग गए। ये आवेश, हम लोग बात करें सबसे पहले आवेश के बारे में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसने लगभग 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, कई सदियों पहले की बात कर रहा हूं। तो 600 ईस्वी पूर्व एक थेल्स नामक वैज्ञानिक आया था और इस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवेश की खोज की, मतलब आवेश का व्युत्पन्न किया, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद में लगभग 1600 ईस्वी, कितना हो गया 1600 ईस्वी, देखो पूर्व ईस्वी से हम लोग सबसे पहले कहा आएंगे 00 से 1600 तक, मतलब टोटल कितना हो गया आप लोगों के पास में, लगभग 2200 वर्ष पश्चात, 2200 वर्ष पश्चात एक आप लोगों के पास में वैज्ञानिक आया था। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? विलियम गिलबर्ट। ये विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने फिर से इस आवेश की खोज की, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की, लेकिन इसकी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। 2200 वर्ष तक ये किसी प्रकार की चर्चा में नहीं आया। उसके बाद में विलियम गिलबर्ट ने फिर से इसकी खोज की, तो हम लोग विलियम गिलबर्ट को भी आवेश का खोजकर्ता मानते हैं। चलो, अब ये क्रियाएं कैसे हुई, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से आवेश की खोज की, इसका व्युत्पन्न किस प्रकार से किया। इन्होंने क्रिया करवाई घर्षण। कौन सी क्रिया करवाई? घर्षण। और घर्षण की क्रिया करवाने के लिए इन्होंने दो प्रकार के पदार्थ लिए, एक तो रेशम का कपड़ा और प्लास्टिक, दूसरा इन्होंने लिया आप लोग के बिल्ली की खाल जिसको हम लोग फर कहते हैं, और एबोनाइट की छड़। इनको आपस में जब रगड़ा तो इन्होंने एक एक्टिविटी देखी। देखो, अपने को पता है कि जब कोई भी वस्तु घर्षण करती है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं घर्षण ऊर्जा। लेकिन अपन ने पीछे यह भी पढ़ा है कि ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती। मैं मिटा रहा हूं इसको। ऊर्जा कभी भी उत्पन्न नहीं होती, ना ही ऊर्जा कभी नष्ट होती है, ये तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब ये घर्षण की क्रिया करवाने से ऊर्जा कहां से आई, इसका मतलब उत्पन्न हुई नहीं। देखो, इन्होंने घर्षण की क्रिया करवाई, घर्षण की क्रिया करेंगे, जैसे यहां हम लोग देखें, दो हाथों को परस्पर रगड़ते हैं, तो दो हाथों को परस्पर रगड़ने से हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? हाथों को रगड़ने का काम कर रहे हैं, तो घर्षण हो रहा है। हमारे द्वारा किया गया कार्य यहां एक ऊर्जा के रूप में क्रिएट होता है, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है, और ये ऊर्जा कहलाती है घर्षण ऊर्जा। क्या कहलाती है? घर्षण ऊर्जा। अब यह घर्षण ऊर्जा जो होती है, इस घर्षण ऊर्जा को परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक तो आप लोग के ले लिया प्लास्टिक, और एक ले लिया मैंने रेशम का कपड़ा, दोनों में मैंने घर्षण की क्रिया करवाई। दोनों में से घर्षण की क्रिया करवाएंगे तो इनमें क्या होगा? घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होगी। घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इस घर्षण ऊर्जा को प्लास्टिक और रेशम के कपड़े के बाह्य कक्ष, जिसको हम लोग संयोजी कक्ष कहते हैं, उस संयोजी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन इस घर्षण ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और एक पदार्थ से, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। और प्रत्येक पदार्थ, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, प्रत्येक पदार्थ अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब आयतन कक्ष में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते तो अर्धकक्षक पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कुछ तो पदार्थ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पर कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव, और जो ग्रहण करते हैं उन पर कैसा आवेश आता है? नेगेटिव। क्या उत्पन्न हुआ यहां पे? प्लस और माइनस उत्पन्न हुआ ना। प्लस और माइनस दोनों आवेशों का सबसे पहले जिक्र किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। अब सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश का स्पष्टीकरण किसने दिया? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने क्या बताया कि एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। किस क्रिया से उत्पन्न हुए? घर्षण की क्रिया से। यहां से जो ये आवेश उत्पन्न होते हैं, इन आवेश को कहा जाता है घर्षण आवेश। क्या कहते हैं इन्हें? घर्षण आवेश।
ये जो घर्षण आवेश उत्पन्न होता है, ये आवेश यदि किसी बंद परिपथ में, घर्षण आवेश को किसी बंद परिपथ में गति करवाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत धारा। क्या कहते हैं इसे? घर्षण विद्युत धारा। इस प्रकार से अपने आवेश से संबंधित कुछ एक्टिविटी रही हुई है, एक स्टोरी के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो आप लोगों के थोड़ी बहुत दिमाग में बैठी होगी। चलो अब अपन बात करते हैं आवेश के बारे में। डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। आवेश के कुछ गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं। हम लोग इन गुणधर्मों की बात करें, देखो अपने बुक में कई प्रकार की एक्टिविटी है। हम लोग एक ये प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं, एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, उसमें घर्षण करवाते हैं, फिर एक दो प्लास्टिक की छड़ों को एक पास में लाते हैं तो क्रियाएं होती हैं। ऐसी एक्टिविटी अपने दैनिक जीवन में भी अपने उदाहरण मिलते हैं। ऐसे आजकल तो नहीं होता, पहले के समय में कहीं भी बारात में जाया करते थे तो उसमें 2-3 दिन तक रुका करते थे। फिर उसमें एक ट्रेंड आया कि 1 दिन तक रुकने लगे। उस समय जब हम लोग छोटे थे उसमें प्लास्टिक की चेयर पर बैठा करते थे और पीछे से हमारे साथ में जो दोस्त लोग जाया करते थे वो पीछे से कपड़े से पीटा करते, जिससे वो रेशम का कपड़ा होता, प्लास्टिक की चेयर होती, दोनों में घर्षण की क्रिया होती। फिर उस जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है उस व्यक्ति के हाथ लगाते तो हल्का सा झटका महसूस होता। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज आ गया है। एक एक्टिविटी। दूसरी अपन बात करते हैं कि आजकल तो कई सुविधाएं हो गई, बेंच वगैरह मिलने लग गई, स्कूलों में सुविधाएं हो गई। पहले के समय में सरकारी स्कूलों में मिट्टी में बैठा करते थे। उस समय स्केल को जब अपने बालों से रगड़ के हम लोग मिट्टी के कणों के पास में लेके जाते, छोटे छोटे टुकड़ों, ये कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाते, तो वो जो स्केल हुआ करता था प्लास्टिक का, वो उन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता। क्यों करता? आवेशित होने के कारण। तीसरा उदाहरण अपन और लेते हैं। सूखे बालों में जब अपन कंघी करते हैं तो अपने बालों में क्या होता है? हल्का, जब अपन उसके बालों के हाथ लगाते हैं तो हल्का सा झटका महसूस होता है। किसके कारण होता है? इस क्रिया के कारण होता है। चौथा उदाहरण अपन लोग ले लेते हैं कि रात के समय अपन बात करें, यदि अपने पॉलिस्टर का कपड़ा है, हम लोग उसके ऊपर हाथ रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारियां निकलती हैं। यदि वो चिंगारी आग है तो अपना हाथ जलता क्यों नहीं? यदि वो चिंगारी है तो अपना जो कपड़ा है, जो शर्ट अपन ने पहन रखा है, वो जलता क्यों नहीं है? वो आग नहीं है, वो क्या है? आवेश है। किसके कारण उत्पन्न हुआ? अपने घर्षण करवाया। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये हमारे दैनिक जीवन में भी आती है। हम लोग इनको कई जगह देखते भी हैं, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। ये आप लोगों की पूरी एक्टिविटी है जिसके कारण ये घर्षण की क्रिया हुआ करती है। चलो अब अपन चलते हैं अपने आवेश से संबंधित जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है? आवेश अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हो गया। यदि आप लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो ये देखो किस प्रकार के आवेश हो गए। इसकी जो जात है वो पॉजिटिव है, इसकी जात है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये कैसे हो गए? विजातीय हुए कि नहीं? कैसे आवेश हो गए? विजातीय आवेश। तो ये विजातीय आवेश है, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहां जो लगने वाला बल है उसे क्या कहा जाता है? आकर्षण बल। 2 आवेशों के बीच में लग रहा है, इसलिए हम लोग यहां इस बल को विद्युत बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विद्युत बल। अब इसके बारे में हम लोग यहां केवल प्रकृति देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कूलाम के बल में पढ़ेंगे। दूसरा मैं पॉइंट इसी का ले लेता हूं। दूसरा आप लोग के पास में मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों कैसे हो गए? सजातीय हुए कि नहीं? और सजातीय जो आवेश होते हैं, इन सजातीय आवेशों में कैसा बल कार्य करता है? एक दूसरे से दूर जाने वाला। ये वाला जो बल है वो इधर लगाएगा और ये वाला जो है वो इधर बल लगाएगा। मतलब ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल, जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे कूलाम के बल में कि ये प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है। चलो इसकी दिशा क्या होती है वहां जिक्र करेंगे। ऐसा ही यदि आप लोगों के पास में नेगेटिव हो,
नेगेटिव हो। दोनों ही आप लोग के, देखो मैं यहां आप लोग के ये ले रहा हूं, ऑब्लिक लगा दिया मैंने, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो आप लोग की ये क्रियाएं होती है। इस प्रतिकर्षण बल को हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं। हो गया। चलो अपन इसी का तीसरा ले लेते हैं। ये जो आवेश होता है, इस आवेश का मान यदि अपन निकालें, मतलब आवेश का मान निकालने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि गति करने के लिए आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में, माने कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गति करता है, तो कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो यहां जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन जाता है, मैं यहां ये ले रहा हूं, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये इसका नाभिक है। इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, तो यहां तो आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस। हो गया। अब ये जो एक्टिविटी बनी, यहां तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? प्लस। जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां कैसा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज होता है? ऋण। और ये ऋणात्मक होने के कारण यहां एक ऋणावेश की कमी होगी और यहां एक ऋणावेश की अधिकता होगी। जहां अधिकता होगी, जहां प्रबलता होगी, वहां पर वही आवेश प्रदर्शित होगा। हो गए यहां पे। फिर अपन बात करते हैं नंबर 4। जो 4 नंबर है, हम लोग एक निकाय ले लेते हैं। जैसे एक निकाय लिया था आप लोगों ने, एक तो ली थी आप लोगों ने प्लास्टिक की कोई वस्तु, दूसरा लिया आप लोगों ने रेशम का कपड़ा। आप लोगों ने पहले ये उदासीन है, आप लोग घर्षण की क्रिया करवाने से पहले देखते हैं ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, इसका मतलब इनके द्वारा जो बनने वाला ये निकाय है ये भी क्या है? उदासीन। कैसा है? उदासीन। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में घर्षण की क्रिया करवाएंगे। दोनों के बीच में जब घर्षण की क्रिया करवाते हैं तो इनमें आवेश आ जाता है। इस पर प्लास्टिक पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। इन दोनों पर जो आवेश आ जाता है तो कैसे आए ये आवेश? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इस पर प्लस आवेश और इस पर एक माइनस आवेश। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो 2-2 हो गए। हो गए कि नहीं? जितने धनावेश उत्पन्न होते हैं उतने ही क्या उत्पन्न होते हैं? ऋणावेश। इसका मतलब इनका संख्यात्मक अनुपात समान है कि नहीं है? दोनों का संख्यात्मक अनुपात समान है, तो अब भी ये निकाय कौन सी अवस्था में है? उदासीन। घर्षण की क्रिया करवाने से पहले कौन सी अवस्था में था? उदासीन अवस्था में। इसका मतलब यहां आवेश संरक्षण का नियम कार्य करता है। कौन सा नियम कार्य करता है? आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर? तो आप लोग के पास में कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट। फिर अपन चलते हैं 5वें पॉइंट में। जो आप लोग का 5वां पॉइंट है, आवेश जो होता है ये आवेश एक छोटी इकाई होती है। जो अपने पास में विद्युतिकी जो अपना यूनिट चल रहा है, जो भौतिक विज्ञान की शाखा है, उसमें सबसे छोटी इकाई अपन आवेश लेते हैं। ये जो आप लोगों के पास में आवेश है, इस आवेश को हम लोग क्या मानते हैं? एक टुकड़ा मानते हैं, क्वांटम मानते हैं। क्या मानते हैं? क्वांटम। और अपन ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा, प्रोटॉन है तो प्लस आ जाएगा। तो ये किसका पूर्ण गुणज हुआ? इलेक्ट्रॉन का। इसी को कहते हैं हम लोग आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं इसे? आवेश का क्वांटीकरण। ये देखो, मतलब इसका क्या मतलब है हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, एक परमाणु है जिसमें ये नाभिक हो गया, दूसरा ये परमाणु, इसमें ये नाभिक हो गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएगा, चला गया। जिसमें से निकल रहा है उस पर तो धन आ गया और जिसमें जा रहा है उसमें ऋण। देखो एक छोटी सी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं इनकी याद रखने की, आप लोग जरूर याद रखना। जिसके पास में ज्यादा रुपए होते हैं वो क्या करता है? दान करता है कि नहीं करता? करता है। वो दान कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? धनवान है कि नहीं? धनी है। मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो क्या है ये? धनी है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति कौन होता है?
जो लेने वाला होता है, जैसे अपन बैंक में जाते हैं रुपए लेके आते हैं, इसका मतलब अपन क्या करते हैं, उसे उधार लेके आते हैं। उधार लेके आ रहे हैं तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपन उधार लेंगे तो ऋणी हुए कि नहीं हुए, तो ये कैसा हो गया, ऋणी हो गए। अब ये आप लोगों के पास में स्थितियां बन रही है कि ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला इसमें गया, कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, जाएगा तो पूरा जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यदि कोई निकल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन तो यहां रह गया और 1/2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 जाएंगे या 4 जाएंगे। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या के रूप में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पूर्ण गुणज है। आप लोगों के पास में n का मान जो होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में पूर्ण गुणज हुआ कि नहीं हुआ, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये क्रिया होगी। ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए जो मोस्ट है। फिर अपन चलेंगे आप लोगों के जो आवेश होता है, ये आवेश का मात्रक हो गया, इसकी विमा हो गई, इसके जो अन्य मात्रक होते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। चलो देखते हैं आगे। मात्रक, आवेश, सबसे पहले अपन बात करते हैं मात्रक की। आवेश का एमकेस मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एमकेस मात्रक क्या होता है, कूलम। इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सी के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं इसकी सीजीएस मात्रक की। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम, ठीक है। अब देखो ये 2 मात्रक तो हो गए जो अपने एमकेस और सीजीएस की मात्रक पद्धतियों में से है। इसके अलावा अपने पास में कुछ और मात्रक भी है। जैसे अपन बात करें इसकी एक मात्रक की जो होता है इसका फेराडे, क्या होता है, फेराडे। तो अपन बात करें जो फेराडे होता है उस फेराडे में कितने कूलम होते हैं, तो फेराडे में कूलम होते हैं 96.5 × 10³ कूलम, ठीक है। फिर अपन बात करें इसका एक मात्रक और होता है फ्रैंकलिन, और होता है इसका मात्रक, इसका फ्रैंकलिन जो छोटा मात्रक है, बहुत ही छोटा मात्रक, तो फ्रैंकलिन मात्रक और होता है। तो हम लोग यहां बात करें कि एक कूलम में कितने होंगे फ्रैंकलिन मात्रक, ये होंगे 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, क्लियर। अब देखो यहां पे अब इसकी बात कर लेते हैं अपन। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होंगे बताओ, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये मात्रक होते हैं। वैसे बनाना चाहिए तो अपने पास में और भी बन सकते हैं, अपन विद्युत धारा के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं इसको। चलो अब देखो एक अपने लिए मोस्ट है, नोट डाल के आप लोग लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन की गति करने से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये तो उत्पन्न होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन की गति करने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन फर्क क्या होता है, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो मैं यहां लिख लूं विद्युत धारा को हम लोग I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लो E माइनस कर लें, तो एक दूसरे की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है विद्युत धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रदर्शित होती है। अब एक कंडीशन और होती है विद्युत धारा के लिए। विद्युत धारा के लिए एक सीधी सी कंडीशन ये है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बंद परिपथ का होना आवश्यक है। बंद परिपथ के बिना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि परिपथ खुला होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। अब आगे अपन देखते हैं तो ये जो आवेश होता है ये आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। मतलब अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वो भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण प्लस मात्रक होता है, दिशा नहीं होती।
परिमाण प्लस मात्रक होता है, दिशा नहीं होती। तो आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि है जिसमें मात्रक और परिमाण होता है। अब चलो एक चीज और रहेगी इसकी, विमा। अपन बात करते हैं विमा की। देखो विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो आवेश होता है, आवेश को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो आवेश अपने पास में एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको हम लोग मूल भौतिक राशियों में नहीं रखते। इसका मतलब आवेश मूल भौतिक राशि नहीं है। विमा बनाने के लिए आप लोग को मूल भौतिक राशियां लाना जरूरी है। मूल भौतिक राशियां लाना जरूरी है। तो अपने को पता है विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मैं आवेश को Q के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल q, हम लोग इसको कैपिटल Q भी लेते हैं, तो मैं यहाँ कैपिटल Q भी ले सकता हूं। और ये हो गया आप लोगों के पास में समय। तो मेरे को निकालना है आवेश, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। सबसे पहले इसका मात्रक निकालो, इसका मात्रक निकालेंगे तो I का तो क्या हो गया आप लोग के पास में एम्पियर, और समय का क्या हो गया सेकंड। तो अपने पास में मात्रक क्या बन गया, एम्पियर इनटू सेकंड। अब बनाते हैं इसकी विमा। इसकी विमा बनेगी m। m क्या है, मास है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। केजी यहाँ पे नहीं है, 0। L लेंथ है, लेंथ का यूनिट केजी होता है मीटर। मीटर यहाँ पे नहीं है तो इसका पावर 0। फिर आगे आप लोग के पास में t, t टाइम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, सेकंड यहाँ पे है जिसका पावर कितना है 1। फिर आप लोग के पास में एक एम्पियर और बच गया जो आप लोग के पास में आ गया A1। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, ये विमीय सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग के आवेश से संबंधित जनरल चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जो आगे बहुत काम में आएगी। आवेश के बिना हम लोग विद्युतिकी को नहीं पढ़ सकते। आवेश ही विद्युतिकी का एक मेन पार्ट होता है जिससे हम लोग आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में ये जो फर्स्ट पार्ट है वो जनरल था जो आप लोग के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप लोग के पास में जो ये फर्स्ट यूनिट है, जो आप लोग के स्थिर विद्युतिकी की जो फर्स्ट यूनिट है, ये टोटल आप लोग के 7 नंबर की है। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन पूछने वाली चीज नहीं है बोर्ड में, इसमें से मुश्किल से 1-2% कोई पूछ ले तो, वरना नहीं पूछता। आगे वाली अपन जो पढ़ेंगे अगले पार्ट में वही चीजें आप लोग के बोर्ड में पूछने लायक होगी। तो इस प्रकार से आप लोग के 12th साइंस फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन, जो आप लोग को 12th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की मैथ, 10th क्लास की मैथ भी आने वाली है जल्दी ही। और आप लोग के नेवी एयरफोर्स के लिए अपना इंडिया जी के हो गया, जनरल मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जनरल साइंस हो गई, और फिजिक्स अपनी कंटिन्यू चलती रही है जिसमें काफी वीडियो हो चुके हैं। तो आप लोग ये देखते रहिए वीडियो, और जहां कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप लोगों को चाहिए तो अपना जो सांवरिया एकेडमी का हम लोगों ने वेबसाइट बना रखा है, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं सांवरिया एकेडमी, उसमें अपना डिटेल दे रखा है। उसमें आप लोग के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज डाल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ये नहीं कि फिजिक्स का ही हो। आप लोग के मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, आप लोग के 10th की मैथ हो गई, जनरल मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जनरल साइंस, जीके, जहां कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी जो वेबसाइट है सांवरिया एकेडमी, उसमें आप लोग सर्च करके उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं है तो आप लोग उस पर डाल सकते हो। और यदि किसी भी स्टूडेंट को लिंक चाहिए तो आप लोग की सांवरिया ऑनलाइन जोन सर्च करना। फिर यदि आप लोगों को नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गूगल पे सांवरिया एकेडमी आप लोग सर्च करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जो नंबर दे रखे हैं वो फिर कह रहा हूँ वो व्हाट्सएप नंबर है और वो मेरे नंबर है, उस पर आप लोग लिंक मंगवा सकते हैं, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे।